हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा आपके सिलेबस के मुताबिक। पहला ही टॉपिक है समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति, समाजशास्त्री सिद्धांत के विभिन्न स्तर एवं उनके अनुसंधान शोध के मत संबंध। इससे संबंधित पूरा थ्योरिकल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो में इससे संबंधित कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी मैं दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपसे अपेक्षा है कि लाइक जरूर करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। यहाँ पर समाजशास्त्र का विषय है और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों से चलता है। सामाजिक संबंध होगा यहाँ पर तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो दायरा खत्म होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसको डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति, नेचर क्या है। जो सोशलॉजी से संबंधित जो थिंकर है वो उसमें उसका नेचर क्या है उसके बारे में आज हम लोग बाकायदा देखने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं समाजशास्त्र में जो सिद्धांत बनते हैं, जिस प्रकार आप देखें विज्ञान में जो सिद्धांत बनते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। यहाँ पर थ्योरी होता है, यहाँ पर सूर्य का घूमना या चांद का घूमना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये जितने सिद्धांत बने ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र के भी तो कोई ना कोई सिद्धांत होगा। समाजशास्त्र में भी तो कुछ ना कुछ सिद्धांत होंगे। ये हमारे यहाँ पर संघर्ष कैसे होता है, ये हमारे यहाँ पर संघर्ष हो जाता है। यहाँ पर राजनीति का समाजशास्त्री ले लो, कल क्या होगा, ट्रम्प का यहाँ पर है, मोदी का यहाँ पर है, ये भी तो समाज में हो रहा है। रोज हमारे समाज में हम लोग देखते हैं आत्महत्या होता है। तो दुर्खिम ने दिया था आत्महत्या का सिद्धांत। यहाँ पर वर्ग संघर्ष भी सिद्धांत हमने देखा था कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का हमने यहाँ पर देखा था। आप कैसे अनुकरण करेंगे, कैसे क्रिया करेंगे, इसमें भी हमको देखने को मिलता है। पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैक्स वेबर का आप देखो नौकरशाही के सिद्धांत, जो नौकरशाही के सिद्धांत चल रहा है, सबसे ज्यादा धर्म का सिद्धांत जो दिया था इसका मैक्स वेबर का, उसको आप देख सकते हैं। टालकर पार्सन्स का देखो, तो बहुत सारे सिद्धांत यहाँ पर समाजशास्त्र में बने हैं जो अगर परिस्थिति समान है तो मान के चलिए वो सिद्धांत भी यहाँ पर अनुकरण करता है। चाहे वो कोई भी सिद्धांत हो, चाहे आप परिवार संबंधी भारतीय सिद्धांत में अगर बात करें, भारत में ही बहुत सारे सिद्धांत यहाँ पर बने, परिवार में संबंधित बात किया जाए तो यहाँ पर मैं सिद्धांतों को ही देखना है कि वास्तव में समाजशास्त्री सिद्धांत के संबंध में उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो यहाँ पर जैसे मैं पढ़ के अगर मैं सुनाने की कोशिश करूं तो समाजशास्त्री सिद्धांत सामाजिक दुनिया को व्यवस्थित रूप से समझने, व्याख्या करने और उसके बारे में भविष्यवाणी करने वाले विचारों, कथनों का एक समूह है जो सामाजिक तथ्यों का सामान्यीकरण पर आधारित होता है। जैसे मैंने कहा कि दुर्खिम का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट हो गया, इमानुएल दुर्खिम ने जो आत्महत्या का सिद्धांत दिया था उसमें बताया था कि उसमें जैसे जैसे आपने जैसे बोला जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या के आधार पर आत्महत्या भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर आत्महत्या का विशेष करके सामाजिक कारक उत्तरदायित्व उन्होंने कहा था कि समाज में जो होता है एकता का जो भंग होना वही उत्तरदायी होता है। मेन कारण उसके पीछे जो हम लोग अर्थव्यवस्था लेते हैं तो गौण कारक है। मेन कारक तो हम यहाँ पर देखते हैं कोई दूसरा, ये जो हमने देखते हैं इमानुएल दुर्खिम ने जो बताया था, आज भी प्राय हम वहीं पर ऐसा ही पाते हैं। अगर मैंने बार बार किया परिस्थिति अगर सामान्य हो तो इसकी कुछ परिभाषाएं जिसको आपको देख लेना होगा। जैसे मर्टन के अनुसार, एक मर्टन में परिभाषा याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनकी कमियों को देख लो। जैसे मर्टन की बात की जाती क्रिया जरूर आएगा, चाहे मैक्स वेबर में भी क्रिया को ज्यादा महत्व देता है, मर्टन ज्यादा क्रिया को महत्व देते हैं, पार्सन्स टालकट पार्सन्स क्रिया को ज्यादा महत्व देते हैं। तो हमें ये चीज देखना चाहिए, किसी चीज को अगर ध्यान देना है तो ये देखना है। जैसे श्री मर्टन के अनुसार समाजशास्त्री सिद्धांत तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्य के समूह को कहते हैं जिसमें कि अनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। ठीक, तो यहां पर आपको जो मेन है, देखो रट्टा नहीं मारना है, बस दिमाग में बैठाना है। आप सोचेंगे रट्टा कौन मारता है यार, दिमाग में बैठा दो यार। तार्किक रूप से अंतर संबंधित तर्क वाक्य का समूह को कहते हैं ये समाजशास्त्री सिद्धांत जो मर्टन ने दिया था। मर्टन की एक और परिभाषा समाजशास्त्री सिद्धांत पे वे वैज्ञानिक निष्कर्ष है जिसका संबंध किसी सामाजिक घटना या घटना समूह से होता है। तो भाई जो भी होगा सामाजिक घटना से ही होगा, जो भी घटना होगा उससे संबंधित होगा। उसी प्रकार पार्सन्स का भी सिद्धांत यहां पे रिपीट कर देता हूं, ये भी क्रिया संबंधित है। पार्सन्स कहते हैं टालकर पार्सन्स सिद्धांत कथनों का निर्माण तथा उसके परस्पर तार्किक अंतर संबंधों से इस प्रकार संबंधित है कि उनके माध्यम से कथनों का अनुभविक सत्यापन हो सकता है जो कि स्वयं अनुभविक तथ्यों पर आधारित है। सत्यापन भी होगा तो अनुभविक तथ्यों पर होगा, ये पार्सन्स कहते हैं। इसके अलावा वाल्टर बॉलिस का है समाजशास्त्री सिद्धांत भी सिद्धांत ही है, केवल फर्क यह है कि समाजशास्त्री सिद्धांत सामाजिक होते हैं, अर्थात
उनका संबंध ऐसी सामाजिक घटनाओं से होता है जिनकी व्याख्या करनी, ये वॉल्टर वॉलिस कहते हैं। और इसी पर कैप्लिन का सबसे छोटी परिभाषा, सिद्धांत एक प्रतीकात्मक निर्माण है, माने प्रतीकात्मक निर्माण कहा गया। तो आपको एक एक नजर देखना है, कुछ वाक्यों को दिमाग में बैठना। जैसे मैं रटने की कोशिश करूंगा तो देखो, कैप्लिन सबसे छोटा परिभाषा दिया, सिद्धांत एक प्रतीकात्मक निर्माण है। कैप मने हो रहा टोपी, टोपी को प्रतीक रूप में हमको पहनना है। तो यहाँ जिस प्रकार इस प्रकार मर्टन और पार्सन्स को बस ये ध्यान रखना कि इसने तार्किक बोला है, बस ये जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद वॉल्टर बॉलिस किया जाता, तो वॉल्टर बॉलिस माने ये तो सेंसलेस, लेस मैंने कम, मैं तंज में सेंसलेस बात कर रहे हैं, ऐसे करके याद करेंगे। समाजशास्त्री सिद्धांत भी सिद्धांती है, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, मतलब ये चाहते हो सिद्धांती है, सिद्धांत नहीं है, मतलब बोल रहे हो कि सिद्धांत है, मतलब लेस टाइप बात की है। तो इस प्रकार का याद करने की कोशिश करोगे, जल्दी याद होगा, यहाँ पर रटना मारने की जरूरत नहीं। इसके बाद एक और आता है फेयरचाइल्ड का। फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्री सिद्धांत की परिभाषा इन शब्दों में दी है, सामाजिक घटना के बारे में ऐसा सामान्यीकरण जो पर्याप्त रूप से वैज्ञानिकता पूर्वक स्थापित हो चुका है तथा समाजशास्त्री व्याख्या का आधार बन सकता है, ये फेयरचाइल्ड का है। माने आप ऐसे याद कर सकते हो, चाइल्ड बड़े होके बड़ा आदमी बन सकता है, तो बन सकता है बोले तो फेयरचाइल्ड आ जाएगा। माने याद करने का एक ढंग आपको बता रहा था कि दिमाग में कैसे बैठाना है। एक परिभाषा और देख के चलना है। एबल के अनुसार सिद्धांत नियमों की व्याख्या करने के लिए निर्मित अवधारणात्मक योजनाएं हैं। सभी सिद्धांतों का सामान्य कार्य प्रेक्षित नियम नियमितताओं को व्याख्या करता है। मैंने संक्षेप में एक समाजशास्त्री सिद्धांत सामाजिक जीवन या घटना से संबंधित होता है एवं उसका प्रतिपादन वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के आधार पर किया जा सकता है। चाहे समाज में कोई भी घटना हो, समाज में संघर्ष हो रहा हो, समाज में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, समाज में प्रेम आ रहा, माने सब भाईचारा उत्पन्न हो रहा हो, सब सामाजिक घटनाएं होती है जो समाज में होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति या विशेषता जो मेन है, यहां पर हमको देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रकृति की विशेषता सार्वभौमिकता। अगर मैं बार बार बोला कोई भी सिद्धांत, यहां पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का ले लेता हूं, या आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम का ले लेता हूं, मैक्स वेबर का सिद्धांत प्रोटेस्टेंट जो धर्म लेके आया था, प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में बात किया तो उनके सिद्धांत ले लेता हूं। यहां पर मैंने कोई भी सिद्धांत, अगर बेबलिन का सिद्धांत ले लो, यहां पर बहुत सारे सिद्धांत बने। अगर परिस्थिति अगर सामान्य हो, सब जगह परिस्थिति सामान्य हो, तो मान के चलो वो सिद्धांत लागू हो जाएगा। यहां पर एक चीज होता है, जैसे उन्होंने कहा था कि आत्महत्या के सिद्धांत में कभी दुर्खिम ने कहा था, मैं यहां पर देखता हूं कि युवाओं और बुजुर्ग, तो युवाओं की अपेक्षा बुजुर्ग ज्यादा आत्महत्या करते हैं। तो लेकिन भारत की परिस्थिति में लागू नहीं होता। फॉरेन कल्चर में अगर देखूंगा तो ठीक है, युवाओं की तुलना में बुजुर्ग ज्यादा आत्महत्या इसलिए करते हैं कि वहां अकेलापन उनको महसूस होता है। लेकिन हमारे भारत में बिल्कुल उल्टा है। भारत में अकेलापन कहां महसूस करता, नाती पोती के साथ रहते हैं। मैंने कहा ना, परिस्थिति सामान्य होनी चाहिए। भारत में परिस्थिति भिन्न हो जाती है, इसलिए वो लागू नहीं हो रहा। तो यहां पर साफ है कि सार्वभौमिकता पाई जाती। फिर भी मैं ये कहूंगा कि कोई भी सिद्धांत अगर समाजशास्त्र में बनाया गया है, अगर वो परिस्थिति अगर वहां पर सामान्य हो, तो मान के चलिए वो सिद्धांत लागू होगा, मतलब सार्वभौमिकता होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण का शक्ति न्यूटन ने दिया था। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहीं भी चले जाओ लागू हो जाएगा, लेकिन उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मैं अंतरिक्ष में जाऊं तो लागू नहीं होता। वहां भी परिस्थिति काम करती है, एक लिमिट काम करती है, तो यहां भी तो एक लिमिट काम करेगी। यही होता है सार्वभौमिकता में। परीक्षणात्मक की बात किया जाए तो भाई आप परीक्षण कर सकते हो। जिस प्रकार आप कह सकते हो कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे 2:1 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे 2:1 में H2O, तो पानी बनेगा। तो ये परीक्षण कर सकते हो। तो मैं इसी प्रकार यहां पर परीक्षण कर सकता हूं कि वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत दिया गया, आत्महत्या का सिद्धांत दिया गया, अगर मैं जाकर परीक्षण करूं यहां पर चीजों में, बहुत सारी क्रिया का सिद्धांत दिया, पार्सन्स का सिद्धांत होता, जैसे और अपन चार्ल्स कूले का देख सकते हैं, मैं जो उन्होंने सिद्धांत दिया, मीट का सिद्धांत देख सकते हैं, मी और मैं और मेरा, ये सिद्धांत देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें परीक्षण आप कर सकते हैं। सिद्धांत तो बहुत सारे बने सर, यहाँ पर तो परीक्षण आप किया जा सकता है। प्रत्यक्षात्मक पॉजिटिव जो है जैसा है अध्ययन करना, माने जिस प्रकार विज्ञान होता है, हाइड्रोजन से न प्रेम है न ऑक्सीजन से नफरत है, जो है जैसा है वैसा अध्ययन करना। तो हमारे यहाँ पर प्रत्यक्षात्मक जो पॉजिटिव सिद्धांत, जो समाजशास्त्री सिद्धांत बने होते हैं, वो उस पर नहीं बने होते, पक्षपात पर नहीं बने होते, प्रत्यक्षात्मक होते हैं। जो है जैसा है उसको अध्ययन करना, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक अध्ययन। तर्क संगत
रेशनल, माने यहाँ पर तर्क किया जा सकता है। जो यहाँ पर मैंने बार बार जिस प्रकार आपको समझा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी सिद्धांत यहाँ पर लागू करते हो, अगर समाजशास्त्री सिद्धांत है तो तर्क की कसौटी में कसेगा और बनेगा और तर्क संगत आ जाएगा। भीड़ का सिद्धांत भी आया गया। भीड़ में बहुत सारा आप सिद्धांत देखोगे, जब समाजशास्त्र पढ़े होगे, भीड़ में आप देखोगे कि भीड़ में कहा जाता है कि ये भीड़ में ऐसा लगता है कि एक माइंड हो गया, भीड़ एक माइंड हो गया। और आप ये देख सकते हो कि भीड़ में जैसा एक भीड़ पत्थर मारती तो सब पूरा भीड़ मारने लगती है, एक भीड़ भागो बोलते तो सब भागने लगती है। माने ऐसा लगता है कि सामूहिक जो माइंड है वो खत्म हो जाता है, मतलब एकल माइंड खत्म होकर सामूहिकता आ जाता है। आप प्रयोग कर सकते हो यार, आप अगर कहीं कोशिश करोगे तो ये सब चीज आप प्रयोग कर सकते हो, देख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि तर्क कर सकते हैं। मूल्य मुक्तता का अर्थ होता है, इसमें सिद्धांत में जैसे कोई मतलब नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं बताते, जो है जैसा है उसको अध्ययन करते हैं, जो है जैसा उसको बताया जाता है। मूल्य से मुक्त, अच्छा है या बुरा है उससे कोई लेना देना नहीं होता सिद्धांत का, इसी बोलते हैं मूल्य मुक्तता। वैज्ञानिक आधार होता है, बिल्कुल वैज्ञानिक आधार होता है। निरीक्षण परीक्षण वर्गीकरण पर आधारित होता है। ऐसे मन में आया लिख नहीं दिए, जो भी हम यहाँ पर बनाते हैं समाजशास्त्र सिद्धांत को, वो निरीक्षण परीक्षण और वर्गीकरण पर आधारित होता है, जो कि मेन साइंस होता है। जो निरीक्षण परीक्षण और वर्गीकरण पर आधारित होता है वैसा ही होता है। अब यहाँ पर एक और सिद्धांत होता है अमूर्त। अरे समाज ही खुद अमूर्त है यार, अमूर्त जो दिखाई ना दो। मैं आदमी को देख सकता हूं, व्यक्ति को देख सकता हूं, बोलो तो व्यक्ति को देख सकता हूं, लेकिन व्यक्ति के बीच जो संबंध है उनको तो नहीं देखा जा सकता। जैसे सिंपल सा एक स्त्री, इसको समझ लेना, बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, अमूर्त कैसे हुआ, मैं तो परिवार को देख पा रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति के दूर से दिखे तो मैं एक स्त्री दिखे, एक स्त्री आ रही है और मैं कहूं एक पुरुष आ रही है। लोगों से मैंने पूछा बताइए कौन है, तो कोई बोलता पति पत्नी, कोई बोलता भाई बहन, कोई बोलता पड़ोसी होगा, कोई बोलता पता नहीं। भाई मैं आपको एक भवन दिखाऊं, मैं आपको एक पेन दिखाऊं, मैं आपको कोई एरोप्लेन दिखाऊं तो फट से आप बोलते हो एरोप्लेन है, पेन है, ब्रिज है या कोई भी। लेकिन इनको क्यों नहीं बता पा रहे हो कि जो लड़का लड़की तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके संबंध क्या है, संबंध तो दिखाई नहीं देते। इसीलिए समाजशास्त्र ही पूरा अमूर्त है, तो सामाजिक सिद्धांत कैसे होंगे? सामाजिक सिद्धांत भी क्या होगा, बिल्कुल अमूर्त होगा। और अनुभव सिद्ध जो भी होता है सिद्धांत, उसमें अनुभव जुड़ा होता है, लोगों का अनुभव जुड़ता जाता है और एक नया सिद्धांत यहाँ पर बन जाता है। फिर भी थोड़ा सा कमी है, इसीलिए टीबी बाटोमोर तथा रॉबर्ट के मर्टन के विचारानुसार समाजशास्त्र में सिद्धांत की काफी अभाव है तथा यह विषय अधिकांशतः अनुभविक सामान्यीकरण से आगे बढ़ पाया है। इन्हीं सामान्यीकरण से अधिक व्यापक रूप से परीक्षण करके सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो समाजशास्त्र का जो अभी विकास हुआ या सामाजिक सिद्धांतों का विकास हुआ, ये क्या अभी से है कि पहले से? अगर बोला जाता अगस्त काम्त इसके जन्मदाता कहे जाते हैं, क्या अगस्त काम्त से शुरू हुआ समाजशास्त्र, क्या उससे पहले से शुरू नहीं हुआ है? तो समाजशास्त्री सिद्धांत का जो विकास हुआ हम देखते हैं, वैसे भारत में तो बहुत पहले से हो गया। भारत में देखा जाता है ऋग्वेद काल से हमारा सामाजिक संबंध का स्टार्ट हो जाता, जो विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है। लेकिन ये समाजशास्त्र जो है देखा जाए तो हम वहां पर विदेशी से जोड़े जाएंगे, जिसमें माना जाता है प्लेटो से मान लिया जाता है। अपने समय के परंपरागत मार्ग से दूर हटकर सामाजिक विचारधारा को एक नवीन रूप देने का श्रेय प्लेटो, जो 427 से 347 ईसा पूर्व का था, उनकी पुस्तक रिपब्लिक एक अमर कृति है। तो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछेगा बनेगा कैसे क्वेश्चन, तो यहाँ पर याद रखना कि पुस्तक का नाम पूछ सकता है रिपब्लिक किसकी कृति। इन्हीं के शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे, एरिस्टोटल, जो 384 से 322 ईसा पूर्व। अगर बोला जाए तो ये आ जाता सिकंदर इसका गुरु था, माने अरस्तु सिकंदर का गुरु था। अगर बोला जाए तो सिकंदर जो आता है अलेक्जेंडर, जब भारत आया तो 322 ईसा पूर्व, 326 यहाँ पर आया था, ईसा पूर्व आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल का अगर बोला जाए तो ले लिया जाए तो यहाँ पर शिष्य अरस्तु की बात किया जाए का अपने समय का सर्वश्रेष्ठ विचारक कहा जा सकता है। इनकी पुस्तक का नाम है एथिक्स तथा पॉलिटिक्स। ये पुस्तक की सबसे ज्यादा पूछ सकता है। एथिक्स तथा पॉलिटिक्स महान कृतियों के रूप में भी आज भी जाना जाता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, समझाते समझाते टाइम लग सकता है यहाँ पर, और मेरा आने वाला वीडियो भी समय लग सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए नोट्स बनाना पड़ता है और नोट्स को देखना पड़ता है। समय तुरंत आप बोलोगे रोज डालो तो संभव नहीं हो पाएगा। ये कम के समय कुछ दिन टाइम लगेगा यहाँ पर, और जिसमें मैं आपका नोट्स को मैं यहाँ पर बना सकूँ और डाल सकूँ।
इसी प्रकार अरस्तु ने कहा, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार को अपना कहने से इनकार कर देगा यदि उसे यह मालूम हो जाए कि उसे संसार में अकेला ही रहना होगा। और एक चीज और इन्होंने भी कहा था, कोई व्यक्ति अगर अकेला रहता है या तो वो देवता है या पशु, ये उन्हीं कोटेशन है। अगर कोई व्यक्ति संसार से कट के रहता है, अलग रहता है, तो यह तो देवता है या तो पशु, ये उन्हीं संबंध में। अगर आप संसार में रह रहे हो तो ये आपको तो समाज में रहना पड़ेगा। मानव व्यवहार के संबंध में अपने गुरु प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को श्री अरस्तु ने उलट दिया। प्लेटो के अनुसार मानव व्यवहार उसके अपने समाज की उपज है, अर्थात ये कहे कि प्लेटो ने कहा कि जैसा समाज होगा वैसा मानव व्यवहार होगा, जबकि अरस्तु ने उलट दिया। अरस्तु ने अनुसार समाज प्रकृति व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करती है। अरस्तु कहता है जैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा वैसा उसका समाज होगा, जैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा वैसा समाज होगा। यद्यपि मैं देखने की कोशिश कर, दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। सही मायने में देखा जाए तो जैसा आपका स्वभाव वैसा समाज भी होता है, और जैसा आपका समाज वैसा आप भी हो जाते हो। आप भी यहाँ पर देखोगे कि आप किसी और स्टेट में चले जाते हैं, वहां की संस्कृति अलग है। अगर छत्तीसगढ़ी वासी अगर दक्षिण भारत में चले जाए और दक्षिण भारत की संस्कृति कुछ न कुछ इडली डोसा तो वो कर देगा, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। माने जैसा समाज वैसा उसका व्यवहार भी होने लगता है। और ये भी सही है कि व्यक्ति जैसा व्यवहार होगा वैसा समाज ढल जाता है। एक नए क्षेत्र में अगर आदमी प्रवेश करे, उसका जैसा व्यवहार होगा वैसा समाज बना लेता है। दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। इसके बाद आया हॉब्स, लॉक्स, रूसो द्वारा राज्य या समाज की उत्पत्ति संबंधित सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उल्लेख समाजशास्त्री साहित्य में आज भी देखने को मिलता है। मॉन्टेस्क्यू की अमर कृति द स्पिरिट ऑफ लॉ की उचित ही प्रथम वर्णात्मक सामाजिक विज्ञान एवं प्रथम दर्शन का विज्ञान भी कहा जा सकता है। ये आपको टाइप दिया हूं ताकि आप दिमाग में बैठा ले, कभी ऐसा क्वेश्चन बने तो आपसे बनना चाहिए। इसके बाद समाजशास्त्र के जन्मदाता था अगस्ट कॉम्टे का आता है। और समाजशास्त्री सिद्धांत क्षेत्र में अगस्ट कॉम्टे का एक महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा प्रस्तुत 3 स्तरों का नियम। अगस्ट कॉम्टे के अनुसार हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से होकर गुजरती है। धार्मिक या काल्पनिक अवस्था, तात्विक अथवा अमूर्त अवस्था एवं वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्ष अवस्था। उन्होंने समझाया था, जैसे आपने डिटेल में थोड़ा थोड़ा मैं बताते चले जा रहा हूं, कि धार्मिक या पहली की अवस्था जब शुरुआत हुई तो धार्मिक या तात्विक अवस्था होती है। व्यक्ति हर चीज में धर्म को देखता है, हर चीज में एक धर्म को देखता है। इसमें एक देवता, इसमें एक देवता, इसमें एक देवता। माने पानी संबंधित, अगर पानी है तो अगर पानी है, तालाब है तो इसमें एक देवता रहता है, अगर नदी है तो इसमें एक देवता रहता है, अगर झरना है तो इसमें एक देवता रहता है। माने इसमें बहुत सारे देवता का जब विकास हो जाता है तो वो कहता है कि जिस प्रकार मानव है तो मानव जैसा काम करेगा, और जिस प्रकार जानवर है, कुत्ता है तो कुत्ता जैसा काम करेगा। और सब में अगर पानी है तो पानी का एक व्यवहार होना चाहिए। तो अलग अलग क्यों होंगे? तो उसमें एक और होता है अमूर्त अवस्था। माने वो सोचता है, धार्मिक अवस्था थोड़ा ऊपर उठता है तो सोचता है एक देवता का विकास करता है, और बाद में अमूर्त अवस्था का विकास कर लेता। तात्विक अवस्था है तो इस पर, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वो नहीं किया जा सकता, ऐसी कल्पना करने लगता है, तब तात्विक अवस्था में रहता है। फिर लास्ट में आता है वैज्ञानिक अवस्था, प्रत्यक्ष अवस्था। लास्ट में हटाओ यार, छोड़ो ये सब चीज को, और बोलता है भाई, जो विज्ञान में ये कहता है कि भाई जो सामने प्रत्यक्ष है उसको देखो, और प्रत्यक्ष है उसको देखो, तो वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्ष अवस्था में आ सकता है। और इसी प्रकार उन्होंने कहा एक आदमी तीनों अवस्था में रह सकता है। एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर के यहाँ पर होता है, डॉक्टर अपने क्लिनिक में जा रहा है, क्लिनिक जाने से पहले लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, और पूजा कर आराधना कर रहा है, तो कौन सी अवस्था में? धार्मिक अवस्था में। लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद जब वहां पर रास्ते में निकला और रास्ते में देखता है कि एक आदमी की लाश जा रही है और राम राम सत्य बोलते जा रहे हैं, तो सोचता है जो आया है एक दिन जाएगा। कौन सी अवस्था में? सीधा तात्विक अवस्था में, अमूर्त अवस्था में पहुंच गया। और जहां वो हॉस्पिटल पहुंचते एक आदमी बोलता भैया बचा लो मेरे को यहाँ पर, डॉक्टर बोलता मैं हूं ना, डॉक्टर बोलता मैं हूं ना, बचा लूंगा। वो कौन सी अवस्था? वैज्ञानिक, तेरे कुछ नहीं हुआ रे, मैं हूं यहां पर और सीधा दवाई दूंगा ठीक हो जाएगा। कौन सी अवस्था में? वो बिल्कुल वैज्ञानिक अवस्था में। तो एक व्यक्ति के दिमाग में 3 अवस्था भी हो सकती है। तो ये आपने पढ़ा होगा जो अगस्ट कॉम्टे का है। 19वीं शताब्दी में हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्री सिद्धांत ने एक नया मोड़ प्रदान किया। उनके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संदर्भ में उद्विकास का नियम, लॉ ऑफ इवोल्यूशन का उल्लेखनीय सिद्धांत है। समाज का जो विकास बताया, इवोल्यूशन पूछ सकता है समाज का उद्विकास किसने बताया, तो यही आता है आपका हार्वर्ड स्पेंसर का आता है। वास्तव में हार्वर्ड स्पेंसर सर्वाधिक ख्याति उनके द्वारा प्रतिपादित समाज के जीव साव्य भी अवधारणा है। उन्होंने समाज को ऑर्गेनिज्म के टाइप देखा। जैसे मैं बोला मेरा शरीर है, मेरा शरीर, और मेरे शरीर में अगर बोला जाए तो एक पैर में दर्द हो रहा था, पूरे शरीर में तो अनुभव करेगा ना भाई। मैंने एक हाथ में दर्द हुआ तो पूरा शरीर अनुभव करेगा ना भाई। और मैं आंख, सिंपल सा आंख अगर मेरी देख रही है तो मैं चल पा रहा हूं।
माने सब एक दूसरे से डिपेंड, उसी प्रकार समाज होता है, सब एक दूसरे पर डिपेंड होता है, एक दूसरे पर होता है। यह अवधारणा दिया था ये हर्बर्ट स्पेंसर ने, जिसको जीव सावयवी अवधारणा के रूप में जाना जाता है। कोई स्वतंत्र नहीं है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक समाजशास्त्र का विस्तार अमेरिका में भी हो चुका था और अमेरिका समाजशास्त्री सिद्धांत के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय नाम श्री लेस्टर बॉर्ड का है, जिन्हें कि अमेरिकन समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। देखिए मैं आपको देते जा रहा हूं, आपको याद होना चाहिए। लेस्टर बॉर्ड कभी पूछे तो बन जाना चाहिए सब चीजें में। इसके बाद लेस्टर बॉर्ड ने रचनात्मक संश्लेषण क्रिएटिव सिंथेटिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया एवं स्त्री गुणसूत्र का सिद्धांत इन्होंने भी प्रस्तुत किया था ना। गायनिकोसेंट्रिक या थ्योरी यहाँ पर आता गुणसूत्र का सिद्धांत को भी क्वेश्चन पूछे तो बनना चाहिए। रचनात्मक संश्लेषण या गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो लेस्टर बॉर्ड का। 19वीं शताब्दी के व्यक्तिवादी सिद्धांतों के संयोजक रूप में विलियम जी समनर, जो कि अमेरिका के विश्वविद्यालय स्तर का समाजशास्त्र के शिक्षक में सर्वप्रथम थे, के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। कभी कभी ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ, समनर कहाँ के हैं? तो अमेरिकन विश्वविद्यालय अमेरिका से संबंधित है समनर। और समनर के बारे में आपने पढ़ा होगा, समनर की वास्तविक देन उनकी प्रख्यात की थी फोक फेस, जन रीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट जन रीति जो आपका होता है, रोजमर्रा का जो रीति होता है, में प्रस्तुत रूढ़ियों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मोड्स है, जो समाजशास्त्री साहित्य में फोक पेस, जन रीतियां और मूड्स रूढ़ियां, इन दो अवधारणाओं को सम्मिलित करने का श्रेय समनर को है। एक व्यक्ति के जो काम कर रहा है, काम करते करते अगर आदत बन जाता है, उसकी आदत बन गई, वो आदत को अगर समूह अपना लेता तो सामूहिक आदत बन जाती है। यही सामूहिक आदत जब समाज अपना लेता है तो वही जनरीति बन जाती है। यही तो समनर का जनरीतियों का विकास बताया था, फोक बेस में यही बताया था। यहाँ पर समाजशास्त्री सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने के श्रेय श्री ग्रेवियर टॉड को है। उन्होंने अनुकरण मन नकल को सामाजिक जीवन का नियम, इमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ सोशल लाइफ के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी प्रख्यात पुस्तक लॉ ऑफ इमिटेशन में अपने अनुकरण के सिद्धांत या नियमों का सविस्तार समझा। क्वेश्चन बन सकता है, लॉ ऑफ इमिटेशन की पुस्तक किसकी है या अनुकरण के सिद्धांत किसने दिया? फ्रांस के अगस्ट कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में समाजशास्त्री सिद्धांत के श्रेय जिनका अनुपम योगदान रहा है वे इमाइल दुर्खिम। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपनी प्रख्यात किताब डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, पहली पुस्तक है ये, श्रम विभाजन का सिद्धांत, हिंदी में श्रम विभाजन का सिद्धांत, इनकी सबसे पहली पुस्तक है। मेरे ख्याल विद्यार्थी जीवन में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। फिर सोसाइटी दी सोसाइटी और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस, जो धर्म को उत्पत्ति का सिद्धांत दिए। अरुणा जनजाति आपने पढ़ा होगा, सबसे पहली जनजाति अरुणा जनजाति के बारे में उन्होंने वाक्य किया, भगवान कोई चीज नहीं, जब सामूहिकता आती है तो एक अजीब से शक्ति उत्पन्न होती है। इसी शक्ति को व्यक्ति क्या कह देता भगवान कह देता। वास्तव में भगवान तो कोई है नहीं। तो ये द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की थी। मैस्त्री दुर्खिम क्रमशः श्रम विभाजन का सिद्धांत, आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत, धर्म सामाजिक सिद्धांत को विकसित किया। अगर ये होगा आपके सिलेबस में, मैं तो पूरा देखा हूं, एक एक करके उठा रहा हूं, अगर होगा तो बहुत वैसा है नहीं। ये दुर्खिम का सिद्धांत नहीं, कोई दूसरा सिद्धांत आप में दिया है सिलेबस में यहाँ पर, तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि पहले ही पार्ट में आपका सिद्धांत से संबंधित दिया, क्वेश्चन बन सकता है। संघर्ष के सिद्धांत के अत्यधिक बल देने वाले विचारों में श्री कार्ल मार्क्स का नाम उल्लेखनीय। उनके द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और सिद्धांत तथा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इस संदर्भ विशेष रूप से उल्लेखनीय। और सब ये नक्सलवादी इन्हीं के चेले हैं सब, चाहे लेनिन बोल दिया जाए, चाहे स्टेलिन बोल दिया जाए, सब इन्हीं के चेले थे। कार्ल मार्क्स तो यही कहता था, भाई मजदूरों तुम डरते क्यों हो? डरना है तो उनको डरने दो जो ऊपर वाले वर्ग है, पूंजीपतियों को डरने दो। तुम्हारे पैर में तो हथकड़ी बस बंधी है, यहाँ पर तुमको खोने के लिए तुम्हारे पास है क्या? उचकाया व्यक्ति ने संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष ने कहीं ना कहीं सही दिया है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं अगर सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको सही लगने लगेगा कि ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत दिया, वर्ग संघर्ष सिद्धांत दिया, वो कहीं ना कहीं सही जाता हुआ प्रतीत होगा। इसी प्रकार सामाजिक प्रबंधन प्रौद्योगिकी निर्णायकवाद सिद्धांत में श्री कार्ल मार्क्स सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत, प्रौद्योगिकी बदलती तो समाज बदल जाता है। आप पहले खेत को जोतते थे, जैसे उन्होंने कहा कि पहली अवस्था जैसे कृषि का अवस्था था, पहले हम लोग हल से जोतते थे, गाय बैल से जोतते थे, तो एक अलग प्रकार का संबंध। अगर गाय का कुछ टूटा मरा तो गाय वाले के पास जाओगे, अगर हल टूटा तो आप लोहार के पास जाओगे। यहाँ पर लोहार के साथ संबंध बना, यहाँ गाय वाले का संबंध बना, आसपास के संबंध। अब आप ट्रैक्टर ले आइए,
अब ट्रैक्टर ले आई और ट्रैक्टर यहां पर काम करने लगे, और ट्रैक्टर लिया तो ट्रैक्टर गाय वाले के पास क्या करने के जाना, लोहार के पास क्या हो तो मैकेनिक के पास जाओगे, शहर के पास जाओगे, और आपके पास ज्यादा उत्पादन होगा तो शहर बेचने जाओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जहां प्रौद्योगिकी बदला आपका संबंध बदल गया, संबंध बदल गया तो समाज बदल गया। बहुत बिल्कुल सही बोला है, गलत नहीं बोला। आप ध्यान दोगे तो अधिकांश आप प्रौद्योगिकी बदलती है और आपका संबंध क्या होता है, बदलता चला जाता है। पहले गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में एक अलग संबंध था। आज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरी आवाज को बस पहचानते हैं, मेरे को तो जानते ही नहीं, वहां पर चीजें, लेकिन संबंध तो बना ना। कमेंट्स करते हैं, जो भी करते हैं, अच्छा लगा तो कमेंट किए, बुरा लगा तो कमेंट किए, यहाँ पर आपने कुछ मांग किया तो क्या किए, कुछ न कुछ संबंध बना, मैं देखा नहीं, तो एक बनता तो है। यहाँ पर प्रौद्योगिकी के बदले एक नया समाज गढ़ देता है। तो गलत क्या बोल रहा था, प्रौद्योगिकी निर्णायक बात, प्रौद्योगिकी निर्णय करती है कि कैसा समाज होगा। आज सही बोल रहा है, ये प्रौद्योगिकी ही निर्णय करती है कि आज कैसा समाज होगा। 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्री सिद्धांत के क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान सिद्धांत को लाने के श्री चार्ल्स कुले ने दिया था यहाँ पर आत्मदर्पण का सिद्धांत। जैसा तुम अपने समाज में देखोगे अपने आप को, वैसा तुम अपने आप को पाओगे, और जैसा तुम अपने आप को पाओगे वैसा तुम्हारा व्यवहार हो जाएगा, जैसा व्यवहार हो जाएगा समाज बदल जाएगा। आत्मदर्पण का सिद्धांत कुले का है, जो आपने पढ़ा होगा। चार्ल्स कुले ने सामाजिकरण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं प्राथमिक समूह तथा स्वयं को आईना का विकसित किया था। प्राथमिक समूह को उन्होंने अवधारणा दी थी, द्वितीयक समूह दिया नहीं था। प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह वे समूह होते हैं जिसमें आत्मपन पाया जाता है। यहाँ पर बी फीलिंग रियल फीलिंग डिपेंडेंसी बोला जाता है, समुदाय की जो है ना बी फीलिंग रोल फीलिंग डिपेंडेंसी, ये पूरा प्राथमिक समूह में पाया जाता है। द्वितीयक समूह स्वार्थ की भावना होती है, प्राथमिक में नहीं। अपनी प्रख्यात पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर जो 1902 में, कभी कोई भी पूछ लेता कब प्रकाशित हुई थी, तो ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1902, सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 क्वेश्चन पूछता है, एवं सोशल प्रोसेस 1918 में श्री चार्ल्स कुले ने जिन विचारों को प्रस्तुत किया उनमें से अधिकांश विचारों के आधार पर वर्तमान समय के अनेक सिद्धांतों का विकास हुआ। थर्स्टिन वेवलेन को ले लिया जाए, कार्ल मार्क्स का थ्योरी को थोड़ा सा उल्टा पलटा किया है और कुछ नहीं। थर्स्टिन वेवलेन की पुस्तक द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लासेस में समाजशास्त्री जग में नया स्थान प्राप्त किया। इस सिद्धांत को उन्हें विलासी वर्ग की अवधारणा दी। विलासी वर्ग जो ऊपर पहुंच, जो उनकी आदत बन जाती है, विलासिता आदत बन जाती है, गरीब हो जाए लेकिन फिर भी विलासिता नहीं छोड़ते, ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। इटालियन समाजशास्त्री सिद्धांत का श्री विल्फ्रेड पेरेटो ने सामाजिक प्रयोगात्मक समाजशास्त्र के उपयोगी सिद्धांत दिए। पेरेटो ने विशिष्ट चालक के भ्रांत तर्क की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए मानव को विवेकहीनता को स्पष्ट किया था। इसके अतिरिक्त अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत श्री पेरेटो इसे निष्कर्ष पहुंचे कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान बन सकता है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत इन्हीं का सिद्धांत था ना, कि हर जगह दो वर्ग होगा। नीचे राजनीति में दो वर्ग बताया गया था, एक चालाक होता है, एक चालाकी टाइप काम करता सियार, और एक को शेर बता दिया था। धर्म के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में और पलटी मारते हैं, परिभ्रमण होता है। तो इस प्रकार उन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था, और ये भी बताया था कि अभी जो इतिहास है कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान, ये क्वेश्चन बन सकता है। समाजशास्त्री सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी जर्मन राजनीति अर्थशास्त्री व समाजशास्त्री श्री मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है। आपकी प्रख्यात रचना द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट धर्म, उन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार पर देखा कि जो इसमें जो पूंजीवाद का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, तो प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे थे जो पूंजीवाद के विकास में थे, जबकि कैथोलिक में ऐसा नहीं थे। जब उन्होंने दोनों की तुलना की, प्रोटेस्टेंट में कुछ ऐसे धर्म में वो थी कि एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने के बराबर है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे, पैसा से पैसा बनाया जा सकता है यहाँ पर। लेकिन आप कैथोलिक में देखोगे तो पैसा को ब्याज में देना पाप है वहां पर। तो वहां पर कैथोलिक वाले निर्धन ही रहे। इटली उतना उन्नति नहीं किया जितना अमेरिका उन्नति किया। जो ये उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था और अध्ययन करके बताया था प्रोटेस्टेंट धर्म का, तो आधार प्रस्तुत किया जिस पर समाजशास्त्र की विशेषता का धर्म का समाजशास्त्र पनप सका। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन थ्योरी का सिद्धांत कभी अनुभविक समाजशास्त्री सिद्धांत के विकास में उठा योगदान है। समकालीन अमेरिकन समाजशास्त्री के क्षेत्र में सोरोकिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, का विशेष योगदान। उनकी प्रख्यात पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन के नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आपने कभी पढ़ा होगा पेंडुलम की भांति इन्होंने किया था कि किस प्रकार समाज एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है और दौड़ने के बाद फिर वापस लौट जाता है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो ये दिया था, ये समाजशास्त्री सोरोकिन ने दिया था। इसके बाद श्री टालकट पार्सन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया का सिद्धांत श्री हाइमेन द्वारा प्रस्तुत संदर्भ समूह व्यवहार संबंधित, हाइमेन के बाद मर्टन ने दिया था आप संदर्भ समूह का अवधारणा सिद्धांत। रॉबर्ट के मर्टन द्वारा प्रस्तुत रचना संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण और सामाजिक संरचना व विसंगति आदि संबंधित अध्ययन समाजशास्त्री सिद्धांत के विकास में नई प्रवृत्ति व प्रगति के परिचायक है। कोजर व रोजनबर्ग कहना है कि समाजशास्त्री सिद्धांत उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं
मानव सभ्यता। ये आपका छोटा सा चैप्टर था जिसमें आपको बताना था क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैंने दिया। इसके बाद आपका समाजशास्त्री सिद्धांत के विभिन्न स्तर या प्रकार जो आपके सिलेबस में स्तर में अगर देखा जाए तो बस इसमें याद बस कर लेना कौन कौन 11 जैसे क्वेश्चन बन सकता है। बाल्टर और बेलेस ने समाजशास्त्री सिद्धांत 11 श्रेणी में विभाजित किया। क्वेश्चन बन सकता है कि 11 सिद्धांतों या स्तर में किसने बांटा, तो बाल्टर और बालेस ने बांटा था। केवल एक नजर देख लेना। सामाजिक क्रियावाद जैसे वेबर पार्सन सिद्धांत, प्रक्रियात्मक अनिवार्यवाद जैसे मर्टन पार्सन का सिद्धांत, परिस्थितिवाद लिपले मूर का सिद्धांत, भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जननांकीवाद माल्थस का सिद्धांत, यहाँ पर प्रौद्योगिकीवाद मार्क्स आगमन सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकवाद कूले का समाजीकरण का सिद्धांत, संघर्ष संरचनात्मकवाद कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कूले मीड और थॉमस का सिद्धांत, विनिमय संरचनात्मकवाद वेबर और संगठन का सिद्धांत, और प्रक्रियात्मक संरचनात्मक मार्टन का सिद्धांत। आपको क्या याद करना है, क्वेश्चन बस याद रखना कि 11 श्रेणियों में किसने बांटा था, तो बाल्टर और बेलेस ने बांटा था। किसमें नहीं बांटा ये नहीं पूछा जाएगा, बस इतना बस याद रखना, केवल जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ। इसी प्रकार डॉन मार्टिनडेल का आता है जो समाजशास्त्री सिद्धांत को मुख्यतः 5 श्रेणी में विभाजित करते हैं। कौन, समाजशास्त्री प्रकारवाद यथा स्पेंसर, दुर्खीम, मेलेवस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, मॉर्टन व पार्सन सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। संघर्ष का सिद्धांत यथा हॉब्स, कार्ल मार्क्स, ओपेनहाइमर, स्मॉल आदि के सिद्धांत आते हैं। प्रत्यक्षात्मक साम्यवाद में हार्वर्ड, स्पेंसर, पेरेटो के सिद्धांत आते हैं। सामाजिक व्यवहारवाद में चार्ल्स कूले, मीड आदि के सिद्धांत आते हैं। स्वरूपात्मक सिद्धांत में वीरकांत, बानबीज, बोगल, रास, पार्क, बर्गेस, बहुत सारे स्वरूपात्मक वाले में वीरकांत है, बानबीज है, मैक्स वेबर है, पार्सन्स भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे रास, पार्क, बर्गेस ये सब के सब स्वरूपात्मक वाले, स्वरूपात बर्गेस तो नहीं आएगा, वीर इसमें आएगा, स्वरूपात्मक सिद्धांत में आ जाते हैं। तो ये सब आ जाते हैं, यहां पर दिया है। तो ये सब देख सकते हो आप चीजों में। इसके बाद समाजशास्त्री सिद्धांत के अनेक कार्यक्षेत्र के आधार पर आजकल अधिकांश विद्वान 3 श्रेणियों के स्तर में विभाजित करते हैं। मेन यही है कि समाजशास्त्री सिद्धांत के अनेक कार्यक्षेत्र के आधार पर आजकल अधिकांश विद्वान 3 श्रेणियों को स्तर में विभाजित करते हैं। बृहत सिद्धांत, सूक्ष्म सिद्धांत और मध्य सिद्धांत। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा बृहत सिद्धांत है और कौन सा सूक्ष्म सिद्धांत है और कौन सा मध्य सीमा सिद्धांत है। तो बृहत जिसमें मैक्रो लेवल थ्योरी बहुत ब्रॉड क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। यह सिद्धांत बड़े पैमाने पर सामाजिक संरचनाओं और प्रणालियों को संदर्भित करते हैं, जैसे समाज के कार्य, संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन के बड़े पैटर्न, उदाहरण के लिए संघर्ष सिद्धांत या कार्यात्मक सिद्धांत। ये तो बहुत बड़े क्षेत्र में आते हैं, तो बृहत सिद्धांत में आ जाएगा। सूक्ष्म सिद्धांत माइक्रो लेवल थ्योरी में यह सिद्धांत व्यक्तियों और समूहों के बीच छोटी रोजमर्रा के अंतःक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। लेवलिंग सिद्धांत या प्रतीकात्मक अंतःक्रिया माने एक दूसरे के साथ जो क्रिया आप करोगे तो कहां से होगा, छोटे लेवल में होगा। उसका उदाहरण दिया जा सकता है सूक्ष्म सिद्धांत। इसको मध्य अभिसीमा का सिद्धांत जो दिया था, इसको श्री रॉबर्ट के मॉर्टन को जाता है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत या मध्य सीमा सिद्धांत दोनों के बीच का होता है। यह बृहत और सूक्ष्म स्तरों के बीच का एक दृष्टिकोण है जो अधिक केंद्रित अनुसंधान योग परिकल्पनाएं प्रदान करता है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसने दिया, तो मध्य अभिसीमा का सिद्धांत प्रतिपादन का श्रेय अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट के मॉर्टन को जाता है। इसके बाद आता है सिद्धांत और अनुसंधान के मध्य संबंध। देखो सिद्धांत और अनुसंधान में क्या संबंध है, भाई बहुत ज्यादा संबंध है। सिक्के के 2 पहलू है। सिद्धांत आपके पास पहले से पता था, अनुसंधान अच्छे से कर पाओगे। मेरे को पता है पहले से कि भाई अगर इलेक्ट्रिक छूते हो तो एक में निगेटिव होता है, एक में पॉजिटिव होता है। मेरे को पहले से पता है तो मैं उसको और अनुसंधान कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे न्यूट्रॉन के बारे में पता है तो मैं और ज्यादा खोज कर सकता हूँ। इसकी प्रवृत्ति क्या होगी मेरे को पहले से पता है तो मैं खोज सकता हूँ। वैसे समाज का सिद्धांत पहले से पता है, उसके आधार पर मैं कार्य कर सकता हूँ। तो इसमें बोला जाए तो बहुत अच्छा संबंध है। यहाँ पर धूप और छांव का संबंध है। सिद्धांत अनुसंधान को निर्देशित करते हैं। बिल्कुल, अगर सिद्धांत है तो जो अनुसंधान आप करने जाओगे उसको निर्देशित करेगा, माने उसको डायरेक्शन वो देगा। सिद्धांत अनुसंधान के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिसमें शोधकर्ता क्या देखता है और कैसे देखना है यह तय करने में मदद मिलती है, और अनुभवजन्य डेटा को एकत्र करने के लिए परिकल्पना तैयार करता है। पहले से सिद्धांत मौजूद है तो आप फिर परिकल्पना करोगे, भाई ऐसे ऐसे मेरे को जूझना है, ऐसे ऐसे मेरे को करना है यहाँ पर चीजों में। तो सिद्धांत जो है अनुसंधान को निर्देशित करने का काम करता है। अनुसंधान सिद्धांत को परिष्कृत करता है। और चीज जो सिद्धांत पहले से बने हुए, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो अनुसंधान के द्वारा मैं उसको खोज सकता हूं, अनुसंधान के द्वारा उसको और परिष्कृत कर सकता हूं। कुछ गड़बड़ हो तो अनुसंधान द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग मौजूदा सिद्धांत की पुष्टि, खंडन या संशोधन के लिए किया जाता है, जिससे सिद्धांत में सुधार होता है।
और फिर परस्पर निर्भरता भी होती है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। सिद्धांत के बिना शोध में दिशा का अभाव होगा, उसके बिना डेटा एकत्र करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं होगा, सिंपल सा। और सिद्धांत के बिना अनुसंधान आधारहीन होगा। वे एक दूसरे का समर्थन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे सामाजिक दुनिया की हमारी समझ बढ़ती है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत में कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। इतना सब देने के बाद आपसे बनना चाहिए क्या क्या वस्तुनिष्ठ समाज बन सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते चले जाते हैं। यद्यपि टाइम ज्यादा होता चला जा रहा है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखते चले जाते हैं कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं यहाँ पर। तो समाजशास्त्री सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इसमें से ऑप्शन पढ़ोगे तो सिंपल क्वेश्चन, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना, ये तो हो नहीं सकता। सामाजिक तथ्यों पर आधारित सामान्यीकरण प्रस्तुत करना, वैज्ञानिक प्रयोगों से बचना, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए साहित्यिक विश्लेषण करना, यह भी नहीं हो सकता। बचा क्या? तो सामाजिक तथ्यों पर आधारित सामान्यीकरण प्रस्तुत करना इसका मेन उद्देश्य होगा। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन से यहां पर है, समाजशास्त्री सिद्धांतों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ये आपको बताना है। अमूर्तता तथा स्थैतिकता, सामाजिक घटनाओं के बड़े संदर्भ में चित्रण करने की क्षमता, केवल व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भरता, किसी भी वैज्ञानिक पद्धति से परहेज करना। अब ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर, तो व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर भी नहीं होता, ये सामूहिक अनुभव पर निर्भर होता है। अब यहां पर दो चीज आएगा, अमूर्तता और स्थैतिकता। अमूर्तता तो पाई जाती, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां होगा कि सामाजिक घटनाओं को बड़े संदर्भ में चित्रण करने की क्षमता, इसका सही आंसर यहां पर आएगा। यही है समाजशास्त्री सिद्धांतों का प्रमुख विशेषता। मैंने एक घटना को बड़ा रूप में पूरे विश्व में वैसा सिद्धांत निकालूं कि पूरे विश्व में ऐसा लागू होगा, तो बड़े संदर्भ में चित्रण करना इसके इंपॉर्टेंट होगा। समाजशास्त्री सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? व्यक्तिगत अनुभव पर, व्यवस्थित शोध या प्रमाण पर, अंधविश्वास पर, धार्मिक विश्वास पर। ये दोनों तो आएंगे नहीं यहाँ पर, व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं आएगा, तो आएगा व्यवस्थित शोध या प्रमाण पर ही यह आधारित होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ध्यान रखेंगे, पूछा है क्या सत्य नहीं है। यह अनुभविक है, जो अवलोकन योग्य डेटा का उपयोग करता है। यह समाज के अध्ययन का एक अमूर्त विज्ञान है। यह विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यह सामाजिक तथ्यों को समझने के लिए बौद्धिक व्यवस्था प्रदान करता है। इसमें सत्य नहीं है, तो ये सी वाला सत्य नहीं होगा। ये विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। देखो, विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इस प्रकार नहीं होगा। मैंने बार बार बोला, कोई भी सामाजिक जो वो है आपका अनुसंधान है, कोई भी सामाजिक सिद्धांत है, वो तभी लागू हो पाएगा दूसरे समाज में जब परिस्थिति और समाज का जो है वो सामान्य हो। एक जैसी परिस्थिति हो तो लागू हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे सब जगह से पृथ्वी में कहीं भी जाओ गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करेगी, वैसा यहाँ काम नहीं करता। ये विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं है भाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी वाला। किस स्तर पर व्यक्तिगत अंतःक्रिया एवं दैनिक जीवन का अध्ययन होता है? देखो, व्यक्तिगत अंतःक्रिया की बात किया जाता, पहले में बता दिया। व्यक्तिगत अंतःक्रिया का अध्ययन करोगे तो कौन सा होगा? सूक्ष्म या माइक्रो स्तर पर इसका अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है, किस स्तर पर संपूर्ण समाज या उसकी संरचना का अध्ययन किया जाएगा? कॉमन बता चुके, पढ़ चुके हैं। अगर संपूर्ण समाज का अध्ययन करोगे तो व्यापक स्तर, मैक्रो स्तर पर इसका आंसर आ जाएगा। किसे समाजशास्त्र में मध्यवर्ती स्तर कहा जाता? अब मध्यवर्ती मैंने दोनों चीजों का आना चाहिए, समूह व संस्थान का स्तर, व्यक्तिगत अंतःक्रिया, दार्शनिक विचार, सांस्कृतिक मिथक, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर समूह का भी अध्ययन करो और एवं संस्थान के स्तर, दोनों एक छोटा स्तर है, एक बड़ा स्तर है, तो ये आ जाएगा कि समाज मध्यवर्ती आ जाएगा, मध्य सीमा का सिद्धांत, ये दोनों का आ जाएगा, तो ए वाला इसमें लागू होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे सामने, कार्यात्मकतावाद किस स्तर का सिद्धांत है? अब इसमें बताना है कार्यात्मकतावाद। अब इसमें सूक्ष्म स्तर, व्यापक स्तर, मध्यवर्ती स्तर या सांकेतिक स्तर, इसमें बताना है। तो कार्यात्मक बात करोगे, फंक्शनलिज्म की बात करोगे तो बड़ी स्तर पर ही हो पाएगा, तो यहां पर व्यापक स्तर पर ही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस
सिद्धांत में आएगा। तो देखो अंतः क्रिया की बात कर दिया तो ये भी क्या आ जाएगा, भी सूक्ष्म स्तर इसका आएगा, सूक्ष्म स्तर पर यह लागू होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, समाजशास्त्री सिद्धांत का प्राथमिक कार्य क्या है। अब इसमें से आपको देखना है कि वास्तव में प्राथमिक कार्य क्या है। सामाजिक संरचनाओं के निर्माण में ऐतिहासिक घटनाओं की भूमिका का विश्लेषण करना, समाज और सामाजिक व्यवहार के बीच संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक व्यवस्था और संघर्ष के बीच की गतिकी का मूल्यांकन कर उपरोक्त सभी। तो ये सभी काम है, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अभी मैं बताया था रॉबर्ट के मर्टन, तो ए वाला आ जाएगा, रॉबर्ट के मर्टन ने इसको प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन से समाजशास्त्री सिद्धांत का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। केवल परंपरा का मानना, सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करना, व्यक्तिगत मान्यताओं का समर्थन करना, आर्थिक लाभ देना। तो ये कॉमन क्वेश्चन था जो बन सकता है। सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करना इसका मेन काम होता है। क्वेश्चन हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ग्लेसर और स्ट्रॉस ग्राउंडेड थ्योरी, गोफमैन संरचनात्मक कार्यात्मकवाद, पार्सन्स प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, वेबर उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये तो दिया ही नहीं वेबर का, पार्सन्स का है ऊपर वाला संरचनात्मक कार्यात्मकवाद, पार्सन्स ने दिया। गोफमैन ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद दिया था। बस ये एक वाला सही है, ग्लेसर और स्ट्रॉस ने ग्राउंडेड थ्योरी। ग्लेसर स्ट्रॉस ने 1967 में उनकी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी में इसके माध्यम से प्रस्तुत किया था। तो ग्लेसर और ये फर्स्ट माने केवल एक वाला ये आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, सिद्धांत और शोध के संबंध किस रूप में देखा जाता है। तो पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, सिद्धांत और शोध के दोनों एक दूसरे के क्या पूरक हैं। समाजशास्त्री सिद्धांत तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसे तर्क वाक्य के समूह को कहते हैं जिसमें कि अनुभविक और प्रयोगसिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। किसकी परिभाषा, मैंने कहा था तार्किक और प्रयोग हुआ था, दो आदमी आते हैं, ये पार्सन्स आएगा, रॉबर्ट के मर्टन आएगा। ये परिभाषा ये आएगा, रॉबर्ट के मर्टन की परिभाषा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, समाजशास्त्र सिद्धांत 11 श्रेणी में किसने विभाजित किया। ये आपको पता है, मैंने बताया था कि 11 श्रेणी में विभाजित करने वाले कौन थे, वाल्टर बालिस थे। 11 श्रेणी में इन्होंने विभाजित किया था। इसके बाद आता है, संघर्ष का सिद्धांत मुख्यतः किस स्तर पर कार्य करता है। अब संघर्ष का सिद्धांत भी हमने बताया, सूक्ष्म, व्यापक, मध्यवर्ती, व्यक्तिगत। तो संघर्ष आप देखो तो पूरे विश्व में विराजमान है भाई संघर्ष, तो व्यापक स्तर पर काम करेगा। बुजुर्वा मार्क्स के रूप में किसे जाना जाता है, बर्जुआ मार्क्स के रूप में किसे जाना जाता है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम या टॉलकट पार्सन्स। सही आंसर भी आएगा, ये मैक्स वेबर को जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, सिद्धांत एवं शोध में कौन सही है ये आपको बताना है। सिद्धांत एवं शोध में कौन सही है ये आपको बताना है। सिद्धांत बिना शोध क्या अधूरा है, बिल्कुल सही होगा। सिद्धांत बिना शोध क्या होता है, अधूरा होता है। शोध बिना सिद्धांत के भी पर्याप्त है नहीं है, दोनों ही महत्वहीन है, केवल सिद्धांत ही पर्याप्त नहीं। सिद्धांत बिना शोध क्या है, अधूरा है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, समाजशास्त्री सिद्धांत को किस रूप में समझना चाहिए, यह आपको बताना है। सरल सा क्वेश्चन, निश्चित और अपरिवर्तनीय सत्य, लगातार विकसित होने वाली व्याख्या, धार्मिक आस्था, राजनीतिक नारा। तो सही आंसर भी आएगा, लगातार विकसित होने वाली व्याख्या के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।